सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो हमें प्लेसेस का नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सी जगह से कौन सी जगह जा रहे हैं, कौन सी जगह पहुंचे हैं, कौन सी जगह जाने की इच्छा है, कौन सी जगह पहुंच गए हैं गलती से, ये सारे के सारे नाम याद रखने होंगे। डेट्स याद रखनी होगी और डेट्स के अकॉर्डिंग ये याद रखना होगा कि किस तारीख को क्या घटना घटित हुई है। ये तीन चीजें आप अगर ठीक से समझ पाते हैं, ठीक से तैयार कर पाते हैं इस चैप्टर में, तो धांसू तरीके से ये चैप्टर तैयार होने वाला है। और साथ ही साथ आपको 12th के लिए भी प्रैक्टिस मिल जाएगी कि भैया 12th में हमें चैप्टर को देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि हर चैप्टर एक ही तरीके से तैयार नहीं होता है, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो आइए गाइस, अब देर नहीं करते हैं, हमारा चैप्टर वैसे भी थोड़ा सा लेंथी है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में शुरुआत होती है माय वाइफ मैरी। अब हम यहाँ पर जो हमारे मुख्य पात्र हैं उन्हीं के नजरिए से सारी चीजें देखने वाले हैं, और उसी दिन मतलब उन्हीं के नजरिए से देखेंगे। जब भी आएगा तो हम कैप्टन साहब बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? कैप्टन साहब बोल रहे हैं, ठीक है। माय वाइफ यानी कैप्टन साहब की पत्नी, सन जोनाथन 6 का मतलब 6 ईयर ओल्ड, बेटा जो है जोनाथन 6 साल का है, डॉटर सुजैन और उनकी बेटी है जिसका नाम है सुजैन, वो 7 साल की है। एंड आई और मैं खुद यानी कि हमारे कैप्टन साहब सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में प्लाईमाउथ नामक एक जगह है, प्लाईमाउथ से हम लोगों ने सेट का मतलब है शुरुआत की, प्रारंभ किया। किस चीज की शुरुआत की, किस चीज को प्रारंभ किया? सेल करना, यानी कि जहाज में रवाना हुए या जहाज से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जहाज से हमने अपनी यात्रा शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले ऐसी ही एक लंबी समुद्री यात्रा की गई थी जिसे वोयाज कहा जाता है। वोयाज शब्द बार बार आएगा, याद रखना कि भैया वोयाज का मतलब क्या है? समुद्री यात्रा, लंबी समुद्री यात्रा है। राउंड द वर्ल्ड यानी इस पूरे संसार का एक चक्कर लगाने की उन्होंने एक यात्रा की थी, उसी को हम लोग डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मैं और मेरा परिवार उसी को दोहराने का प्रयास कर रहे थे कि हम भी पूरे संसार की यात्रा करेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से मैरी एंड आई, मैरी और मैं, अब मैं कौन हूं? 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 साल का एक बिजनेसमैन हूं। सर लंगर का क्या मतलब होता है? लंगर का मतलब होता है एंकर, एंकर का मतलब होता है लंगर, और ये दोनों ही चीजें समुद्र के पानी में जहाज को एक जगह पर रोकने के लिए काम में आती है, ऐसा कुछ दिखने में होता है। और ये बहुत भारी होता है, लोहे का होता है, इसके ऊपर फिर रस्सी बांधी जाती है, उसे लंगर या एंकर कहते हैं, ठीक है। तो मैं जो 37 साल का एक बिजनेसमैन हूं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। तो मैंने सपना देखा था कि मैं भी नौका यात्रा यानी कि समुद्री यात्रा करूंगा। इन द वेक ऑफ द फेमस, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सप्लोरर यानी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करने वाले जो लोग हैं उनकी तरह। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आर सी फेरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। और पिछले 16 सालों से वी मतलब कौन? ये स्वयं, खुद, यानी कि कैप्टन साहब और उनकी पत्नी, ये दोनों के दोनों ने पूरा का पूरा लीजर टाइम यानी खाली समय जो होता है, मस्ती मारने का जो समय होता है, उस खाली समय में क्या किया? उन्होंने निखारने का प्रयास किया, उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया। किस चीज को बेहतर करने का प्रयास किया? आर सी फेरिंग, हमारी समुद्री यात्रा को, समुद्री यात्रा से संबंधित जो स्किल्स हैं, स्किल्स का मतलब जो कौशल है या आप कह सकते हो कुशलताएं हैं, इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स का मतलब है ब्रिटेन के पास का जो समुद्री इलाका है, यानी कि इंग्लैंड के पास का जो समुद्री इलाका है, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो। वहां पर ये बार बार जाते रहे और नौका चलाते रहे, जहाज चलाते रहे और जहाज चलाने का अभ्यास करते रहे, ताकि जहाज चलाने में इन्हें महारत हासिल हो जाए। और जब ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकले
तब इन्हें कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, मतलब मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात सत्य है, सत्य है। और क्या सत्य है बात में कि वो कपल बहुत ही यूनिक होते हैं जो साथ में सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए साथ में ही मेहनत करते हैं। ऐसे जो जोड़े होते हैं ना लोगों के, वो बड़े यूनिक जोड़े होते हैं। मतलब हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के साथ होता है उनकी जिंदगी कमाल की होती है, क्योंकि सपना भी साथ में दोनों ने मिलकर देखा और दोनों ने साथ में मिलकर उस सपने को साकार भी किया, है ना। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। आर बोट, हमारी बोट जो है जिसका नाम है वेव वॉकर। वेव वॉकर का हिंदी अर्थ वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का भी अगर नाम होता है तो उस नाम के लिए, नाम का कभी हम हिंदी अर्थ नहीं निकालते हैं। तो यहां पर उनके जहाज का नाम है वेव वॉकर। 23 मीटर, एक 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा जहाज है, और बहुत ही कैसा है, बहुत ही सुंदर जहाज है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसे बहुत ही, प्रोफेशनली का मतलब है बहुत ही कुशलता से इसका निर्माण किया गया। किस तरीके से निर्माण किया गया है? कुशलता पूर्वक इसका निर्माण किया गया है। निर्माण, ओके गड़बड़ हो गई, निर्माण किया गया, ठीक है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हम लोगों ने अपना समय किसमें बिताया? स्पेंट मंथ्स, और हमने कई महीनों का समय बिताया। किस चीज के लिए कई महीनों का समय बिताया? फिटिंग इट आउट, इसको फिट करने में, इसको बेहतर बनाने में। एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने में, इसका परीक्षण करने में हमने समय बिताया। इट इन द रफेस्ट वेदर, रफेस्ट का मतलब है सबसे खराब, सबसे ज्यादा खराब जो मौसम है, उस मौसम में भी हम जाकर के इसे चलाते थे और चला करके देखते थे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कितना खराब मौसम? उतना खराब जितना ज्यादा से ज्यादा खराब मौसम हमें मिल सकता था। यानी कि जब भी हम कोई चीज, कोई नया काम करने का प्रयास करो ना, हमेशा ध्यान रखना, कोई नया काम करने का प्रयास रखो तो उसमें आने वाली चुनौतियां या समस्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अपने आप को पहले से ही उन चीजों के लिए तैयार किया जा सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी में जाना चाहेंगे, कुछ बच्चे अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाहते हैं। तो लोगों से उनके अनुभव जानिए ताकि आपको पता चले कि वहां पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप पहले से अपनी प्लानिंग में रख सकें कि तैयारी के दौरान ही हम कैसे उन समस्याओं का सामना करेंगे या फिर जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे हम ओवरकम होंगे। ठीक है, ये किया जा सकता है और ये एक अच्छी चीज है। ओके, द फर्स्ट लेग, लेग का मतलब यहां पर पैर नहीं है, पैर को एक और हिंदी में कहते हैं चरण, जिसका मतलब है भाग। तो पहला भाग जो था हमारी प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी, यानी कि पहला भाग जो था, पहला चरण जो था हमारी पूर्व नियोजित, प्लान्ड का मतलब है जिसकी हमने योजना बनाई थी, 3 साल लंबी ये यात्रा होने वाली थी, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करने वाले थे। उस यात्रा का पहला चरण या पहला भाग पास्ट प्रेजेंटली, पास्ट का मतलब है वो गुजर गया, प्लेजेंटली का मतलब सुखपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एज वी सेल्ड डाउन, जैसे हम नौका चला रहे थे, जैसे हम नौका चला रहे थे, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम लोग वेस्ट कोस्ट जो था, वेस्ट कौन सी दिशा होती है बताओ फटाफट से मुझे? ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम। तो पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट जो है अफ्रीका का, वहां से हमने यात्रा शुरू की और वहां से हमने कहा की केप टाउन तक की यात्रा की। ये हमारा पहला चरण, पहला भाग था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उससे पहले कि हम ईस्ट की ओर आगे बढ़े, वी टुक ऑन 2 क्रू मेंबर, 2 क्रू मैन, यानी कि हमने 2 जहाज संचालक में सहयोगी 2 लोगों को हमारे साथ में मिला लिया। एक अमेरिका का रहने वाला था जिसका नाम था लैरी विगिल, लैरी का कोई अर्थ नहीं होता, विगिल का कोई अर्थ नहीं होता। एक स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला था जिसका नाम था
हर्ब स्लिंजर, और ये भी व्यक्ति का नाम है। तो यानी 2 व्यक्तियों को उन्होंने अपने सहयोगी, अपने साथी के रूप में जहाज पर अपने साथ चढ़ा लिया। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, कि वह टेकल कर सके, यानी हम सब लोग मिलकर के टेकल कर सके, व्यवस्थित कर सके, अपने आप को बचा सके दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, सबसे खराब समुद्रों में से एक में। और वो समुद्र कौन सा है जो दुनिया में सबसे रफेस्ट कहा गया है, सबसे मुश्किल भरा कहा गया है? द सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और हमारा दूसरा दिन जो था जब हम केप टाउन से बाहर निकले, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हम लोगों ने एनकाउंटर करना शुरू किया, सामना करना शुरू किया। किसका सामना शुरू किया? स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ही तेजी से बहती हुई तूफानी हवाओं का हमने सामना करना शुरू किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ जो सप्ताह थे, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जो हवाएं हैं, ये जो गेल्स हैं, तूफानी हवाएं हैं, ये बहुत ही तेजी से बहती रही। ये गेल्स लगातार या निरंतर कह सकते हो, क्या कह सकते हो? लगातार कह सकते हो, निरंतर कह सकते हो। लगातार कई हफ्तों तक हमें इन तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। गेल्स डिड नॉट वेरी मी, लेकिन ये तूफानी हवाएं थी, ये तूफानी हवाएं वो चीज नहीं थी जिसने मुझे बहुत ही परेशान किया हो या जिसकी वजह से मुझे चिंता हुई हो। केप टाउन जगह का नाम है, उसका अर्थ नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर गेल्स जो है, यानी कि तेज तूफानी हवाएं जो चल रही थी, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, ना ही मैं उनको लेकर चिंतित था, क्योंकि भैया बहुत लंबा चौड़ा मजबूत सा जहाज है, हवाओं से कुछ नहीं होने वाला। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, यानी कि जो वेव्स का मतलब होता है लहरें, तो लहरों का जो आकार था, इन लहरों का क्या था? इन लहरों का जो आकार था वो बहुत ही चिंताजनक था, यानी कि उनको देख करके मुझे चिंता होती थी। अप टू 15 मीटर्स, मतलब 15 मीटर ऊंची लहरें, एज हाई एज द मेन मास्ट। बिल्कुल, अब ये देखो, ये यहां पर 3 डंडे हैं, यहां पर इन तीनों को मस्तूल कहा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है मास्ट। इनमें से सामान्यतः बीच वाला जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे ऊंचा होता है। तो आप सोचो कि आपका इतना सा, देखो देखने को मिल रहा है, इतना सा आपका जहाज है, उसके ऊपर इतना बड़ा आपका मास्ट लगा हुआ है, यानी कि जहाज की तुलना में कितने गुना हो गया? बहुत गुना हो गया। अब आप सोचो कि आपके पीछे पीछे लहरें आ रही है, क्या आ रही हैं? समुद्र की लहरें आ रही हैं, और कितनी बड़ी आ रही हैं? इतनी ही बड़ी आ रही हैं, यानी कि यहां तक इतनी बड़ी बड़ी लहरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एज हाई एज आर मेन मास्ट, यानी उतनी ऊंची लहरें जितना हमारा मुख्य मस्तूल था, उतनी ही ऊंची लहरें हमें वहां दिखाई दे रही थी। दिसंबर 25, यानी 25 दिसंबर की बात आ गई। 25 दिसंबर को हमने पाया कि हम 3500 किलोमीटर ईस्ट दिशा में केप टाउन से आ चुके थे, यानी कि 25 दिसंबर तक हम लोग 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन के पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, मतलब बहुत ही ज्यादा अत्याचारी खराब मौसम होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हमने एक शानदार हॉलीडे मनाया, शानदार छुट्टियां पूरी की एक क्रिसमस ट्री के साथ में, यानी क्रिसमस ट्री के साथ में हमने क्रिसमस का जो त्योहार था उसे अच्छे से मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट, और नए साल के आने तक भी इन द वेदर, यानी कि आप कह सकते हो मौसम में कोई भी सुधार दिखाई नहीं दिया, यानी कि काफी सप्ताह तक ये लगातार उन गेल्स का, यानी कि उन तूफानी हवाओं का सामना करते रहे। और आगे कहते हैं कि भैया हमें लगा कि थोड़े देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन नया साल आ गया। नया साल आ गया इसका मतलब क्या है? 1 जनवरी आ गई 25 से निकल के, तब भी मौसम में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। 100 का मतलब है देखा, हमने मौसम में कोई सुधार नहीं देखा। बट वी रीजन्ड, लेकिन हमने
तर्क बुद्धि से सोचा, यानी कि हमने तार्किक तरीके से सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि जल्द ही ये जो मौसम है ये बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये मौसम बदला भी, लेकिन फॉर द वर्स, यानी कि मौसम पहले ही बुरा चल रहा था और मौसम बदल कर और भी ज्यादा बुरा हो गया। तो हमारे दिमाग में ये तो था कि भैया चलो 1 जनवरी का टाइम आ गया है, अब तो कुछ ना कुछ बदलेगा। और ऐसा नहीं है कि मौसम बदला नहीं, बदला, लेकिन किस दिशा में बदला? बद से बदतर होने की दिशा में बदला, बेहतर होने की दिशा में नहीं बदला। इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ कि मौसम अच्छा हो गया हो, बल्कि इस डायरेक्शन में चेंज हुआ कि मौसम जो है बुरे से भी और ज्यादा बुरा हुआ। एट डाउन ऑन 2 जनवरी, यानी कि सुबह का जो समय था, प्रातः काल का जो समय था 2 जनवरी को, द वेव्स वर जिजांटिक। जिजांटिक के लिए एक हिंदी में एक शब्द आता है विशालकाय, सुना है कभी किसी ने? यानी काया से, शरीर से, जो बहुत ही ज्यादा विशाल। तो ऐसी लहरें समुद्र में दिखाई देने लगी, जो लहरों का आकार देख करके ऐसा लगता हो कि सामने कोई पहाड़ी खड़ा है। तो ऐसी विशालकाय यानी कि जिजांटिक लहरें, वेव्स, वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिब। ठीक है, जिब किसको कहा जाता है? तो एक हिंदी में अपन शब्द आता है पाल। हिंदी में क्या कहते हैं? पाल। पाल को कहते हैं क्या चीज? जिब कहा जाता है। और हम लोग यात्रा कर रहे थे एक छोटे से तूफान को रोकने वाले जिब के साथ, जहाज के का तिकोना बादबान जिसे तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाता है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हमने उसमें कितनी गांठें लगा रखी थी? 8 गांठें लगा रखी थी, यानी 8 जगह से उसे बांधा हुआ था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनर्मस सीज rolling towards us. The screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो जैसे जैसे हमारा शिप ऊंचा उठ रहा था, ऊंचा कैसे उठता है? जैसे भाई जैसे कि मान लीजिए ये लहर है, अब आपका समुद्र में क्या हो रहा है? आपका जहाज इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस लहर के ऊपर आएगा ना आपका जहाज। तो और जैसे ही आपका जहाज इस लहर की सवारी करेगा या इस लहर के ऊपर ऊपर चलेगा, तो जब हम टॉप पर थे, हर एक वेव के, हर एक लहर के, वी कुड सी, हम देख सकते थे। क्या देख सकते थे? अनंत और विशाल समुद्र को हमारे सामने, जो रोलिंग कर रहा था हमारी ओर, यानी घूम घूम करके, यानी कि इस तरीके से घूम घूम के हमारी ओर ही बढ़िया चले आ रहा था, यानी कि हमारे तरफ ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा के चीखने की आवाज, हवा के चिल्लाने की आवाज, एंड स्प्रे, और पानी की फुहारे, वॉज पेनफुल टू द ईयर, वो कानों के लिए, ईयर्स के लिए मतलब कानों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, कानों को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। यानी कि अब यहां से 2 जनवरी आते ही इनके जीवन में कठिनाई का दौर शुरू हो गया है। जब से ये केप टाउन से निकले हैं तब से ये तेज हवाओं का सामना कर रहे हैं, और उन तेज हवाओं का सामना इन्होंने कई सप्ताह तक किया है। उसके बाद में 25 दिसंबर आते आते इनको लगा कि शायद मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसम ठीक नहीं हुआ। तो भी ऐसी स्थिति बनी रही कि वो आराम से अपने परिवार के साथ क्रिसमस का त्योहार मना सकते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, आराम से त्योहार मनाया जा सकता था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके आगे की बात करते हैं कि जब वो ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि चलो ठीक है यार 1 जनवरी आएगा तो थोड़ा मौसम भी बदलेगा, सर्दी में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब ठीक है सर्दी जाने का थोड़ा टाइम आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा मौसम शायद बदलेगा। और ऐसा नहीं था कि 1 जनवरी को मौसम बदला नहीं। 1 जनवरी को मौसम बदला और 2 जनवरी को मौसम इतना भयंकर बदला कि वो बद से बदतर ही होता चला गया, बुरे से बुरा ही होता चला गया वो मौसम। और इसमें इन्हें बड़ी बड़ी विशालकाय लहरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ना केवल जहाज को चला पाना चैलेंजिंग हो रहा है, चुनौतीपूर्ण हो रहा है, बल्कि इनके लिए शारीरिक कष्ट भी अब यहां पर शुरू हो गया है। ठीक है,
टू स्लो द बोट डाउन, यानी हमारे जहाज को धीरे करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिब, हमने स्ट्रॉम जिब जो है तिकोना सा जो भाग होता है जिससे कि जहाज को रोका जाता है उसे गिरा दिया। एंड लीज्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, यानी कि वहां पर लीज्ड का मतलब हमने बांध दी एक बहुत ही मोटी, जहाज पे जो रस्सियां होती है ना इतनी मोटी मोटी रस्सियां होती है, बहुत ही मोटी सी रस्सी को हमने बांध दिया इन अ लूप। लूप कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरीके से बांधा जाता है जहाज में रस्सियों को, ठीक है। तो लूप में बांधा, अक्रॉस यानी कि पार करते हुए जहाज के पिछले हिस्से को। देन वी डबल लीज्ड, फिर हमने 2 बार उसको गिठान से बांधा, एवरीथिंग सभी चीजों को हमने रस्सी से 2 बार बांध दिया, एक बार बांधने के बाद दोबारा और बांधा। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है उससे हम लोग गुजरने लगे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमारा जीवन अगर मान लो कि जहाज पलट जाता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जो भी जीवन संरक्षण करने वाली जो उपकरण थे उनको हमने अटैच कर लिया, अपने से जोड़ लिया। डोंट ऑयल स्किन, हम लोगों ने अपने शरीर पर जो ऑयल स्किन वाले कपड़े होते हैं या चिकने कपड़े जो होते हैं उन्हें पहना। एंड लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स ऐसी होती है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, ये ऐसी जो पहनी जाती है ना, लाइफ जैकेट्स होती है, इनको आप पहन के रखोगे तो आप कभी भी समुद्र में या पानी में डूबोगे नहीं। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और फिर उसके बाद क्या है, हम लोग इंतजार करने लगे। इंतजार किस चीज का? इंतजार इस चीज का कि अब आगे क्या होगा क्योंकि पता किसी को नहीं है। यानी कि हम लोगों ने जीवन रक्षण के लिए जो उपाय किए जाना चाहिए थे, जिब को बांधना था, चाहे अपने आप को शारीरिक तौर पर उन चीजों से अटैच करना था जिससे किसी विपत्ति के समय में प्राण रक्षा की जा सके। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, जैसे कि वॉर ड्रिल में युद्धाभ्यास होता है। सामान्यतः सैनिक सुबह सुबह ड्रिल करते हैं ना, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये ड्रिल क्या होता है? अभ्यास होता है। तो हम लोगों ने अभ्यास करने का प्रारंभ किया, यानी उन सारी चीजों को हमने प्रैक्टिस में लाए, उन्हें अभ्यास में लाए, जो जीवन रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी या जीवन रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी इम्पेंडिंग का मतलब क्या है? शीघ्र ही घटित होने वाला, यानी कि ऐसा डिजास्टर, ऐसा विनाश जो जल्द ही होने वाला था, उसका इंडिकेशन, उसका पहला संकेत हमें मिला। क्या मिला? पहला संकेत हमें मिला। केम अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे के आसपास के, भैया अब विनाशकारी घटनाएं जल्द ही घटित होने वाली है। विद एन ओनिमस साइलेंस, क्योंकि हमें एक बहुत ही अनिष्ट सूचक, है ना, सन्नाटा सुनाई दे रहा था। क्या बोलते हैं? तूफान से पहले की शांति। कुछ शांति मन को सुकून देती है, कुछ शांति इंसान को डरा देती है। तो यहां पर ये समुद्र के बीचों बीच जिस शांति की बात कर रहे हैं वो मन को सुकून देने वाली या मन को राहत देने वाली शांति नहीं है, बल्कि अनिष्ट सूचक है। अनिष्ट सूचक का मतलब जरूर कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी शांति, ऐसा सन्नाटा हम लोगों ने महसूस किया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलना बिल्कुल बंद हो गई। ड्रॉप्ड का मतलब हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक से या तत्काल ही, इमीडिएटली का मतलब है तत्काल ही गहरा हो गया, यानी कि तूफानी काले बादलों से घिर गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक जोरदार शोर या धमाका हमें सुनाई दिया। एंड एन एनर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, यानी कि एक बड़ा सा बादल जो पानी का पूरा भरा हुआ था। टावर्ड का मतलब है सीधा खड़ा हुआ। आफ्ट का मतलब क्या है? जहाज के पिछले हिस्से के पास में बिल्कुल जाकर के एक बड़ा सा बादल जो है पानी का, वो खड़ा हुआ था। विथ हॉरर, डर के कारण, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने ये बात महसूस की कि जिसे मैं क्लाउड या बादल समझ रहा हूं वो वास्तविकता में क्लाउड है ही नहीं, वास्तविकता में बादल नहीं है। बट अ वेव, लेकिन एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और एक ऐसी लहर जैसी लहर मैंने जीवन में आज तक कभी नहीं देखी। लाइक नो अदर, ऐसी कोई दूसरी भी बिल्कुल भी नहीं थी।
आई हैड एवर सीन, जो मैंने अपने जीवन काल में कभी देखी हो। तो जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और चलते चलते अचानक से मुझे ऐसा लगा कि यार जहाज के पीछे बहुत बड़ा सा कोई बादल है। लेकिन जब ध्यान से देखा, अवधान से देखा, थोड़ा तरीके से देखा, तब पता चला भैया बादल नहीं है ये आसमान तक जो खड़ा है ना, जिस वजह से बादल लग रहा था, ये इतनी ऊंची लहर है और उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वैसी लहर मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये दिखाई दे रही थी, ये लग रही थी, प्रतीत हो रही थी परफेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से वर्टिकल। देखो भाई, दो चीजें होती है ना, कोई चीज बिल्कुल सीधी खड़ी हो, कोई चीज बिल्कुल आड़ी लेटी हो। सीधी खड़ी होगी तो इसे हम लोग वर्टिकल कहेंगे, और अगर आड़ी लेटी होगी तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो जब भी सीधी लाइन की बात हो, सीधी लाइन ऐसे है ना, एक डंडे की तरह अगर कोई चीज खड़ी है तो उसे वर्टिकल कहा जाएगा। तो ये जो लहर थी, ये बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लंबवत, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और बाकी की जो लहरें थी उनसे दुगना ऊंचाई की। डबल का ट्वाइस का मतलब क्या है, दो गुना उसकी हाइट थी, उसकी ऊंचाई थी उस वेव की। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट, जिसके गिरने की जो आवाज है, क्रीस्ट की जो आवाज है, वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डरा देने वाली, मन को झकझोर देने वाली आवाज थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और रोर जो है, ये जो दहाड़ की आवाज आ रही थी, ये जो शोर आ रहा था, ये शोर बढ़ा, ये शोर बढ़ने लगा एक थंडर के साथ। थंडर का मतलब है एक धड़ाम की आवाज के साथ। एज द स्टर्न, जैसे कि नाव का पिछला हिस्सा जो है वो धीरे धीरे उस फेस, उस वेव के, उस लहर के मुंह की ओर जा रहा था, यानी ऊंचे की ओर आगे बढ़ रहा था। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि भाई शायद हम इस बड़ी सी लहर के ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी माइट राइड ओवर इट, मतलब लहर तो यूं बढ़ी रही आगे, हो सकता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए आराम से जहाज लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन, तभी वहां एक जबरदस्त खतरनाक धमाका हुआ। शूक द डेक, जिसकी वजह से, डेक किसको कहा जाता है, मैंने कल भी बताया था, जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह से हिल गया। द टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो टॉरेंट था, पानी की तेज जो बौछार थी, हरे और सफेद रंग के पानी की बौछार ब्रोक ओवर, यानी कि वो जहाज को अलग अलग जगह से तोड़ते हुए शिप के अंदर, शिप के ऊपर आने लगा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सर जो था, देखो जब बड़ा जहाज चलाते हैं उसमें भी कार जैसा व्हील होता है, और मेरा सर धड़ाम करके उस व्हील से टकरा चुका था, लग चुका था, मतलब जहाज में और उस बड़ी सी लहर में जोरदार टक्कर हुई थी। हैं, राजस्थानी में कहते हैं बचीड़ उड़ गई थी। क्या हो गई थी? बचीड़ उड़ गई थी, जोरदार दोनों में। यार भाई यान यार बचीड़ उठ गई भी मैं। तो बचीड़ उठ गई मतलब जोर से कोई चीज टकरा गई। ठीक है, तो यहां पर वह टकराया इनटू द व्हील, यानी कि वह जो व्हील था उससे उसका सर टकराया हमारे कैप्टन साहब का। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं इस बात को जानता था, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड कैसे उड़ता है, सिंकिंग बिलो द वेव्स, और कैसे जो सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, है ना, कि किस तरीके से ये चीज डूबती है या डूबा जाता है, इसका मुझे पहले से एहसास था, मैं जानता था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी निकट आती हुई, अप्रोचिंग का मतलब जो मेरे पास आ रही थी, उस मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल महसूस हो रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। देखो भैया, जब हम संघर्ष करते हैं, ये बात वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन
अब इसके साथ ये स्थिति है तो हमें समझनी तो पड़ेगी। संघर्ष करते हैं ना, तो संघर्ष करने में हमेशा एक उत्तेजना बनी रहती है, लेकिन जब किसी संघर्ष के सामने घुटने टेक कर हम हार जाते हैं ना, तो जब हम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपनी पराजय को स्वीकार कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, उस समय भी कई बार एक शांति महसूस होती है कि यार बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत जद्दोजहद कर ली, अब लगता नहीं है इससे ज्यादा संघर्ष हो पाएगा, इससे ज्यादा जद्दोजहद अब हो पाएगी, या इससे ज्यादा अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का और ज्यादा सामर्थ्य या मादा मैं ला पाऊंगा या लगा पाऊंगा, मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। और ऐसे क्षण में, ऐसे समय में जब आदमी हथियार डालता है, तो उसके हथियार डालने में भी उसे एक शांति महसूस होती है, क्योंकि अब वह अपना पूरा प्रयास कर चुका है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस हम इतना ही रखने वाले हैं, और इसके आगे का जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल इसको देखेंगे, कल इसको आगे और समझेंगे, बेहतर तरीके से स्टोरी को हम लोग समझेंगे। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आज बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिले होंगे, जो इनके बारे में पहले से आपको परिचय नहीं होगा कि उन शब्दों का अर्थ क्या है। चैप्टर ही थोड़ा सा ऐसा है, वोकेबलरी बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पर वोकेबलरी में आपको नए नए शब्द मिलेंगे, और आप उन्हें देखिए, पढ़िए, तैयार कीजिए, ताकि आपकी वोकेबलरी एनरिच हो, और ना केवल 11th क्लास में, 12th क्लास में, सीईटी में, अदर जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपके लिए सहयोगी बने। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, आई मीन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।